साइमा और मोहम्मद राना के फैन से सवाल करूं कि इनसे भी बड़ा सुपरस्टार कौन है, तो वो तमाम लोग जिन्होंने 90 की दिहाई खासतौर पर 1995 से लेके 2005-6 तक पाकिस्तानी सिनेमा का गोल्डन पीरियड देखा है, उनका जवाब एक ही नाम होगा, सुपरस्टार सैयद। इस 10 सालों में अगर किसी शख्स ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया है तो वो है सैयद नूर। सैयद नूर ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि उसने अपने उस दौर में पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री के स्टीरियोटाइप को बड़े जोर से ललकारा। क्या शान फिल्म में खड़े होके विलन को ललकारता होगा, जो सैयद नूर ने फिल्म मेकिंग के स्टाइल को चेंज करके बताया कि फिल्म इस तरह भी बनाई जा सकती। आज मैं सैयद नूर की सिर्फ उन फिल्मों को डिस्कस करूंगा जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मिथ्स को तोड़ा, और सैयद नूर ने एक न्यू स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग इंट्रोड्यूस कराई। और बदकिस्मती से वो फिल्म मेकिंग का स्टाइल उसने शुरू किया, लेकिन कोई उसके फुटप्रिंट को फॉलो नहीं कर सकता। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा, मजा ना आए तो पैसे वापस। उस वक्त पंजाबी फिल्में और डबल विजन का राज था। उस वक्त सैयद नूर ने किस तरह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1993 में सैयद नूर की फिल्म कसम आ चुकी थी, लेकिन मैं कसम से शुरू नहीं करूंगा क्योंकि कसम वो काम ना कर सकी थी जो उसके बाद सैयद नूर ने किया। सन 1995 में रमजान में जहां रहमतें और बरकतें बरस रही थी, वहीं अफ्तार के बाद एक गाना जानू सुन जरा में एक अजीब ही उधम मचाया हुआ था। पाकिस्तानी गाना, उर्दू फिल्म का गाना, एक ऐसी चीज जो पता नहीं कितने सालों के बाद लोगों ने सुनी। वो लोग जो नजर शबाब किरानवी वगैरह की फिल्में देखते थे, पाकिस्तानी फिल्मों की बात करते थे, गानों की बात करते थे, उनके कान चौकन्ने हो गए। ये क्या है, पाकिस्तानी फिल्म का गाना और इतना जबरदस्त, हीरोइन दुबली पतली स्मार्ट रेशम, हीरो बिल्कुल नया फ्रेश बाबर अली, तुर्की के खूबसूरत मनाजिर, जो कुछ आंख को नजर आ रहा है ऐसा कुछ भी पाकिस्तान में देखने को नहीं मिला था, कम से कम गुज़िश्ता कई सालों से, यानी 1995 की बात कर रहा हूं। और लोगों को अचानक पता चला कि कुछ नया आने वाला है, और उस ईद पे लोग जीवा देखने टूट पड़े। जीवा के जरिए सैयद नूर ने इंट्रोड्यूस कराया नई लेटेस्ट फैशन, कारें, खूबसूरत स्टाइलिश ड्रेसिंग। रेशम ने पूरी फिल्म में कहीं पे भी वो लिबास नहीं पहना जो आमतौर पे पाकिस्तानी हीरोइनें पहन रही थी। रेशम के ड्रेसेस पाकिस्तानी हीरोइनों के एक मखसूस स्टाइल के कुर्ते और लाचे के बजाय बुटीक के बने हुए ड्रेसेस थे। बाबर अली की ड्रेसिंग उस जमाने के नौजवान उसको कॉपी कर सकते थे। पाकिस्तानी हीरो हीरोइन थे ऐसे ड्रेसिंग कर आए थे जिसको देख के लोग कॉपी कर सकते थे। एक यंग फ्रेश जोड़ी स्क्रीन पर थी, एक खूबसूरत रोमांटिक कहानी जिसमें गाने थे बहुत खूबसूरत, जिसमें कहानी थी, लोकेशंस थी, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग थी, इंटरवेल था और क्लाइमेक्स। पूरी फिल्म ने लोगों को बांध के रखा हुआ था। जब फिल्म शुरू होती है और वो जो तलवारों वाला गाना शुरू होता है और नदीम घोड़े पे आता है, वहीं से एहसास शुरू हो गया था कि जनाब सिनेमा में हम कुछ और ही देखने जा रहे हैं। पाकिस्तानी सिनेमा तब्दील हो चुका है। ये वो सिनेमा नहीं है जिसको देखने की हमें कई सालों से आदत थी। ये तो कुछ और ही होने जा रहा है। चाहे कैमरामैनी हो, चाहे सेटअप हो, चाहे म्यूजिक हो, हर चीज पिक्चर परफेक्ट थी। उस वक्त उस फिल्म को किसी भी इंडियन फिल्म से मैच किया जा सकता था। सैयद नूर साहब 1995 में जीवा बना के बाज नहीं आए। उसी साल उन्होंने पाकिस्तान में एक और फिल्म बनाई, सरगम, पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन मेलोडिक फिल्म जिसके ऑडियो कैसेट बाजारों में बिक रहे थे। अदनान समी खान और आशा भोसले की आवाज में जरा ढोल की बजाओ साथियों, लोग सुन रहे थे। फिल्म के अंदर तो वो गाने हदीका कियानी की आवाज में थे, लेकिन ऑडियो कैसेट में वो गाने आशा भोसले की आवाज में थे। एकदम अचानक एक नया सरप्राइज पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान में म्यूजिकल फिल्म, हीरो थोड़ा बल्कि, हीरोइन ज़ेबा बख्तियार, बहरहाल ज़ेबा बख्तियार इंडियन फिल्मों में भी काम कर सकती थी, लेकिन अगेन सैयद नूर ने जहां जीवा बनाई वहीं सरगम बना के बताया कि स्टोरी ऐसी भी हो सकती है। एक पाकिस्तान में मेलोडियस फिल्म, रोमांटिक मेलोडियस, जिसके गाने आज भी यादगार है। 1996 आया, शाहजी ने गियर डाला, शाहजी ने पहले हवाई फिल्म बनाई। सऊद जो पाकिस्तानी फिल्म में आ चुका, गुना फिल्म सऊद की पहली फिल्म थी। गुना फिल्म का पहले शो में जो 4-5 लोग सिनेमा हॉल में नशेमन में बैठे थे, उनमें से एक मैं भी था। बहरहाल सऊद को जो ब्रेक मिला
वो हवाएं से मिला। क्या फिल्म थी हवाएं, एक्शन फिल्म थी, एक गुंडे की फिल्म थी, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की। वो एक गाना था इसमें साहिल समंदर के ऊपर, रीमा का और सऊद का, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज। नदीम का जेल में सऊद से मिलने वाला सीन, फांसी से पहले की मुलाकात, सिनेमा में सख्त तारीफ हुआ था। ये सैयद नूर का कमाल था। सिनेमा में लोग सीटी बजाना भूल जाते थे, जब क्लाइमैक्स पहुंचता था तो लोग भूल जाते थे, सन्नाटा छा जाता था, ऐसा लगता था लोग सांस भी नहीं ले रहे, लोगों की सांस रुक गई है। सैयद नूर को बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायरेक्टर के 2 अवार्ड मिले, सऊद को अवार्ड मिला और फिल्म भी साल की बेहतरीन फिल्म करार पाई। 1996 में एक और फिल्म आई, अजीबो गरीब फिल्म। ये फिल्म मैंने सिनेमा पे 5 बार देखी। चोर मचाए शोर। आप यकीन करें, इस फिल्म को जब पहली दफा देखा तो मजा आया, जब दूसरी दफा देखा तो बहुत मजा आया, और सबसे बड़ी बात यह थी कि तीसरी दफा देखने के बाद हम सबने कहा कि यार सैयद नूर बेवकूफ बना रहा है। पूरी फिल्म एक कमरे में खत्म हो रही है और अली इजाज का ड्राइंग रूम, अली इजाज जो सुसर बने हुए, कॉमेडी ऑफ एरर थी, कौन किसका शौहर है, कौन किसका दामाद है, ये कॉमेडी ऑफ एरर एक कमरे में सैयद नूर ने खत्म कर दी। घड़ी रात का 1 बजे साजन घर ना आए, पूरे पाकिस्तान में धूम मचा रहा था। सैयद नूर की जब फिल्म आती थी तो सिर्फ फिल्म ही नहीं आती थी, उससे पहले उसका गाना लोगों के घरों में, उससे पहले उसका गाना टेप रिकॉर्ड पे पूरे शहर, पूरे मुल्क में बज रहा होता था। और फिर 1996 में वो फिल्म आई जिसने पाकिस्तान को वो सुपरस्टार दिया जो आज तक सबसे बड़ा अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार है, घूंघट। घूंघट में मोहसिन खान हीरो थे, अंधलीप हीरोइन थी, शान विलन था जिसके कत्ल होने पे फिल्म खत्म हुई है। क्या आप यकीन करेंगे कि शान वो विलन था जिसके कत्ल करने पे फिल्म में लोग, फिल्म के अदाकार खुश हो रहे थे, लेकिन पहली बार फिल्म देखने वाले विलन के मरने पे अफसुर्दा थे। शान का ये दूसरा जन्म था। उस बुलंदी के बाद शान की फिल्में फ्लॉप होती चली गई थी, वो चला गया था, सैयद नूर उसको लेकर आया। शान के टोटल 5, 6 या 7 सीन होंगे, 1 से 2 मिनट के लिए शान आता था। जितनी बार शान की एंट्री होती थी पूरी फिल्म चेंज हो जाती। शान की एंट्री का जो म्यूजिक था वो म्यूजिक ही अलग था। और फिर उसी फिल्म में साइमा को अचानक, सिल्क की साड़ियों में साइमा, वो साइमा जिसने सारी जिंदगी पंजाबी फिल्मों में खेतों में उछल उछल के गाने गाए थे, वो अचानक बहुत ही डिसेंट एक कंपनी की सीईओ बनी हुई है। उसके बोलने के अंदाज को देख के लोग हैरत अंगेज हो रहे कि इतना कॉन्फिडेंस, इतना शानदार अदाकारी है। सैयद नूर ने फिल्मों में अदाकार सैयद नूर ने कभी भी स्टार पे कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि उसने हमेशा रोल के लिए लोग चुने और जिन लोगों को चुना उनको शाहकार बना दिया। शान और साइमा को इसी फिल्म से एक और नया ब्रेक थ्रू मिला, जिसके बाद इन दोनों ने आज तक पलट के नहीं देखा। मोहसिन खान अलबत्ता लोगों को बताता होगा कि घूंघट फिल्म का हीरो मैं था। इस फिल्म में अरबाज खान को इंट्रोड्यूस कराया। इस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री में जितने भी जाने माने नाम हैं, उन सबको या तो सैयद नूर ने इंट्रोड्यूस कराया है या फिर ब्रेक थ्रू सैयद नूर की फिल्म से मिला है। उनको शनाख्त सैयद नूर ने ही दी है। उसके बाद सन 1997 में जब मसूद भट्ट और नासिर अदीब वगैरह वही मखसूस अंदाज की फिल्में बना रहे थे, सैयद नूर ने पाकिस्तान के स्टीरियोटाइप को चैलेंज करने का कि हर तरह से कसम उठा के रखी। संगम फिल्म, एक शीशे का बॉक्स, मुझे आज तक याद है नासिर अदीब साहब ने बड़े गुस्से में एक बार इंटरव्यू में कहा कि सैयद नूर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। क्या है उस फिल्म में, एक शीशे के बॉक्स में एक हीरो है, कोई पैसा खर्च नहीं किया इसने, लेकिन जनाब उसने पैसा खर्च किया हो या नहीं किया हो, वो एक यादगार फिल्म हो गई थी। सैयद नूर की फिल्मों की खास बात जो मैं बोलना भूल गया था कि जीवा से पहले पाकिस्तान में खवातीन, खासतौर पर कराची में खवातीन ने सिनेमा जाना छोड़ दिया था, फैमिलीज ने सिनेमा जाना छोड़ दिया था। लेकिन जीवा के बाद एक दफा फिर सिनेमा की सीढ़ियों ने फैमिलीज के कदम देखे थे। सिनेमा में दोबारा से खवातीन के लिए अलहदा से सीटें रखी जाने लगी। संगम फिल्म वो फिल्म थी जिसमें को लोगों ने अपनी फैमिलीज को ले जाके दिखाया। शान एक ऐसा मरीज जो उस शीशे के बॉक्स से बाहर आएगा वो मर जाएगा। सना उसकी डॉक्टर जो दिली दिल में उससे मोहब्बत कर रही है, और शान रेशम से मोहब्बत कर रहा है, और रेशम जो है वो सलीम शेख से मोहब्बत करती है। लव का ये ट्रायंगल या चौकोर जो भी हो, लेकिन इसके गाने कमाल गाने थे। और इस फिल्म का जो थ्रिल था, बज़ाहिर तो ये रोमांटिक फिल्म थी, म्यूजिकल फिल्म थी, लेकिन 1 मिनट को चैन नहीं आ रहा था। शाहजी का सबसे बड़ा जो कमाल था वो इसका इंटरवल ब्लॉक था। संगम फिल्म का इंटरवल ब्लॉक रेशम को सलीम शेख खींचते हुए लेके जा रहा है, शान
किसी मछली की तरह तड़प रहा है, वो रेशम को मार रहा है। शान की एक्टिंग, शान साहब उस फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले गए थे और मेरे ख्याल में शान के वापस आने के बाद ये शान का पहला अवार्ड। उसके बाद तो शान साहब ने पलट के ही नहीं देखा। लेकिन फिर उसके बाद एक फिल्म ऐसी आई जिसके बारे में मैं कहता हूं, अगर कभी कोई आपसे कहे कि इंडिया वालों ने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाई है, तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ने दीवाने तेरे प्यार के बनाई है। एक दफा फिर शाहजी पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म बनाने जा रहे हैं, सज्जाद गुल वालों की फिल्म। सज्जाद गुल वालों ने सैयद नूर को बहुत कम चांस दिया, लेकिन जब भी दिया शाहजी ने उसको पलट के बहुत जबरदस्त चीज रिटर्न कर। फिल्म में सब कुछ नया था। इस फिल्म में हीरो मोहम्मद राना था, जिसकी उससे पहले सिर्फ एक फिल्म कुड़ियों को डाले दाना आई थी। इस फिल्म में हीरोइन बिल्कुल एक नई लड़की थी। रेशम के जरिए दुबली पतली हीरोइन का फैशन लाने के बाद शाहजी बाज नहीं आए। इस बार वो एक सांवली हसीना लेकर आए, जिया ली, जो किसी भी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया में हीरोइन के ब्यूटी के म्यार पे को मैच नहीं कर रही थी। लेकिन ये जोड़ी मोहम्मद राना और जिया अली की, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे शानदार तरीन फिल्मों में से एक लव स्टोरी पेश की। दीवाने तेरे प्यार के फिल्म के गाने, दीवाने तेरे प्यार के फिल्म की कहानी, दीवाने तेरे प्यार के कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ नया था। इरफान खुसट, नदीम, जहीन तायरा, इसमें एक लड़का था नया। पहली बार हीरोइन की शादी जिससे तय हुई थी, जो विलन था वो भी कम से कम देखने वाला था, वरना उससे पहले तय होता था कि जो हीरोइन का बाप होता था वो एक ऐसा अजीब व गरीब नमूना पकड़ आता था, लेकिन वो लड़का जो था वो भी ठीक ठाक स्मार्ट बंदा था। और इधर मोहम्मद राना, हमारा गरीब नौजवान, या लाहौर की गलियां हो या मॉरिशस का खूबसूरत नीला समंदर, इसका इंटरवल ब्लॉक, जिया अली जा रही है वापस और बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। इंटरवल के शुरू होते ही पहले एक गाना और फिर उसके बाद मोहम्मद राना भाग रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में सिनेमा पे इतना खूबसूरत मंजर नहीं आया होगा। मोहम्मद राना जो जहाज में छुप के गया है, इस सीन को इंडियन फिल्म शिद्दत में डिट्टो कॉपी किया गया है। वो अब उतर के भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है, स्लो मोशन में सीन चल रहा है, वो गाना चल रहा है दीवाने दीवाने, और ऑडियंस जो है ना वो अपने टोज पर है। अभी तो ये इंटरवल शुरू हुआ है, उसके बाद मॉरिशस में पहुंचने के बाद मोहम्मद राना लड़की को ढूंढ रहा है, बदर मुनीर से उसकी मुलाकात होती है और फिर जब उसको पता चलता है कि जिया अली कहाँ है, जिया अली की शादी हो रही, वो पहुंचता है, गाना गा रहा है और ऑडियंस आपस में कह रही है कि बस इस वक्त कुछ नहीं चाहिए, हीरोइन उठकर वो गाना गाते हुए आ जाए जो इन्होंने इस्लामाबाद में गाया था। और एग्जैक्टली जैसे ऐसा लगता था जैसे शाहजी को पता था कि फिल्म देखते हुए लोग क्या डिमांड करेंगे। जनाब जिया अली साहिबा जो है वो दुल्हन बने बने अचानक उठती हैं और चल पड़ती हैं, दीवाना है दीवाना, ये मेरा है दीवाना। सिनेमा में शोर छत फाड़ने वाला था। और फिर नदीम का डायलॉग, एक्सक्यूज मी जज साहब, यहाँ एक पाकिस्तानी और भी है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये एक डायलॉग जो है, इस एक डायलॉग पे सिनेमा में क्या हाल हुआ होगा। पूरा सिनेमा हॉल में जितने लोग मौजूद थे वो खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि इस डायलॉग के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी थी। जिस तरह से आप हुमायूं सईद का वो जो डायलॉग है ना, 2 टके की औरत, तो उसके पीछे पूरी एक कहानी है। तो इसी तरह से नदीम का ये डायलॉग जब था, जब आया एक्सक्यूज मी जज साहब, यहाँ तीसरा पाकिस्तानी भी है, तो उस वक्त ऑडियंस का जो रेस्पॉन्स था क्या कमाल था। वो सीन आप उस सीन को आप ये समझ लें कि वो शोले फिल्म में जिस तरह से अमिताभ के मरने के बाद लोगों को याद नहीं रहता कि फिर क्या हुआ, इसी तरह से सिर्फ नदीम का वो खड़ा होना और एक्सक्यूज मी जज साहब कहना फिल्म का क्लाइमैक्स हो गया था। क्योंकि फिल्म वहां पे जाके खत्म हो गई, तो उसके बाद तो फिर शादी की कार्रवाई वगैरह रह गई थी। मैं थोड़ा जज्बाती तो नहीं हो गया हूँ। दीवाने तेरे प्यार के में जहां और बहुत सारे अदाकार हैं, मेरी नजर में पहली बार उसमें कॉमेडियन सरदार कमाल भी मिला, जिसको बेस्ट कॉमेडियन का भी अवार्ड मिल गया था दीगर अदाकारों के अवार्ड के अलावा। उसके बाद शाहजी साहब ने कहा कि नहीं जी, मैं अभी तजुर्बे जारी रखूंगा, मैं स्टीरियोटाइप्स को तोड़ूंगा, मैं पंजाबी फिल्म बनाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने चूड़ियां फिल्म बनाई और पंजाबी फिल्म का कंप्लेक्शन ही चेंज कर दिया। चूड़ियां जिसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो 40 लाख में बनने वाली फिल्म ने तकरीबन कोई 19-20 करोड़ रुपए कमाए, यानी अपनी फिल्म की कॉस्ट से 31 गुना ज्यादा। और आज भी अगर इसके बिजनेस को एडजस्ट किया जाए तो शायद ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म होगी। चूड़िया फिल्म के जरिए सैयद नूर ने पंजाबी फिल्म को चेंज करने की कोशिश की। चूड़िया फिल्म पंजाबी फिल्मों के स्टीरियोटाइप से बिल्कुल डिफरेंट थी। परहैप्स के उसमें भी कुर्ता और लाचा था, लेकिन सब कुछ अलग था। और वो फिल्म लोगों को ऐसी भाई के फिर उसके बाद तो वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती चली गई। चूड़िया फिल्म को 12 निगार अवार्ड मिले थे। शाहजी ने पंजाबी फिल्म की भी मिथ तोड़ दी थी।
पंजाबी फिल्मों का स्टाइल भी चेंज कर दिया था। शायद वहीद मुराद वगैरह के ज़माने में या वहीद मुराद या एजाज के ज़माने में इस तरह की पंजाबी फिल्में आई होंगी जो रोमांटिक होंगी, लेकिन बहरहाल शाहजी ने उस दौर में जब हर तरफ पंजाबी फिल्मों के नाम पे पता नहीं क्या कुछ दिखाया जा रहा था, एक सॉफ्ट रोमांटिक फिल्म बना के कहा फिल्म इस तरह से भी बनाई जा सकती है। 1999 में शाहजी ने डाकू रानी बनाई। डाकू रानी में शाहजी ने डाकू को एक नए अंदाज से, एक नए अंदाज का डाकू, एक नए अंदाज की डाकू रानी, एक नए अंदाज का पंजाब। मैं इन बहुत सारी फिल्मों को मैं अलग से कंप्लीटली रिव्यू करूंगा, आज तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, लेकिन डाकू रानी एक ऐसी फिल्म थी, मैं समझता हूं कि डाकू रानी तो वो फिल्म है, डाकू रानी को आप पाकिस्तान की शोले कह सकते हैं। इसका स्क्रीन प्ले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मजबूत स्क्रीन प्ले कहलाता है। इंडिया में शोले फिल्म और पाकिस्तान में डाकू रानी के स्क्रीन प्ले को पिक्चर परफेक्ट स्क्रीन प्ले कहा जा सकता है। सन 2001 में सैयद नूर ने एक और लव ट्रायंगल फिल्म बनाई, सपने अपने अपने, और पहली बार शाहजी ने लोगों से शिकवा किया। शाहजी ने कहा कि एक तरफ आप लोग कहते हैं अच्छी फिल्में नहीं बनती, फैमिली फिल्में नहीं बनती, क्योंकि इस शाहजी अकेला क्या कर सकता था, वो साल में 2-3 फिल्में बना सकता था, लेकिन उसके अलावा जो 40-50 फिल्में बन रही थी वो वही स्टीरियोटाइप्स थी, वही खून के धब्बे, वही हाथ में गंडासा, वही कलाशनकोव। तो उसके बाद लोग ऐसा लोग शाहजी की फिल्में देखने आ रहे थे, या कोई अच्छी बीच बीच में जो रैंडमली कोई फिल्म आ जाती थी तो वो, लेकिन शाहजी ने, लेकिन ये सपने अपने अपने, मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत शाहकार फिल्म थी, और ये वाकई लोगों ने इसको ना देख के इसको फ्लॉप किया, और ये वो लव ट्रायंगल थी जिसमें आपको एंड तक नहीं पता चलेगा कि ये आखिर हीरोइन होगी किसकी। सन 2002 में बुढ़ा गुजर, शाहजी ने कहा चलो सब जट और गुज्जर बनाते हैं, हम भी गुजर बनाते हैं। शाहजी कास्टिंग जो थी ना वो परफेक्ट होती थी। ये शान और साहिबा की फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म का नाम बुढ़ा गुजर था, और बुढ़ा जो है उसमें यूसुफ खान था, और क्या कमाल की एक्टिंग थी। अंगारे फिल्म की तरह बुढ़ा गुजर पहली पंजाबी फिल्म थी जिसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो फिल्म है वो बिल्कुल रियल लोकेशन पर, खास तौर पे एक्शन सीन जो थे, बाजार के अंदर जो सीन थे, उसमें वो नहीं था कि लोग फिल्म शूटिंग देख रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक्चुअल सीन है, बाजार है। पहली बार मैंने, जहां तक मैं समझता हूँ, मैं जो फिल्में देखता हुआ चला आ रहा था, कि पहली बार इस लेवल पे जाके तजुर्बा किया गया, शाहजी ने जो है ना ये तजुर्बा किया कि एक रियल एनवायरनमेंट में फिल्म बना के दिखाई जाए। सब कुछ करके देख लिया था तो फिर कहा कि चलो एक स्लीक स्टाइलिश फिल्म बना के देखी जाए, और फिर उसके नाम पे शाहजी ने बनाई कमांडो। 2003 में आई कमांडो। कमांडो में शान और मोहम्मद राना पाकिस्तान और इंडिया के नहीं बल्कि हॉलीवुड के हीरो के स्टाइल में पुलिस वाले बने हुए थे, जो एक मुजरिम को लेके बैंकॉक जाते हैं, वहां उनके साथ जो कुछ होता है। लेकिन ये फिल्म बहुत ही स्टाइलिश थी। इस फिल्म ने अवार्ड भी हासिल किए। तरीके से विलन ने पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा था, शान ने उस एंड में उस विलन को फिर उसी तसल्ली से, और फिर शाहजी ने वो फिल्म बनाई जिसको के सामने पाकिस्तान में जो बाकी पंजाबी फिल्में हैं वो सारी एक तरफ खड़ी हुई नजर आती है, और वो एक तरफ खड़ी हुई नजर आती है मजाजन। पहली बार पीर मुर्शिद साइमा नाचने वाली ही है। शान जो इलाके के सबसे बड़े सरदार का बेटा है, लेकिन इस फिल्म का जो बैकड्रॉप था, इस फिल्म का जो एनवायरनमेंट था, इस फिल्म का जो स्टाइल था, कॉस्ट्यूम थे, सब कुछ तो चेंज है। मजाजन फिल्म शायद ही कोई हो, पाकिस्तान में फिल्म देखने वालों में से शायद ही कोई हो जिसने मजाजन फिल्म नहीं देखी हो। इसके बारे में मैं क्या बात करूं, किसी दिन मजाजन के ऊपर बैठ के भी पूरा एक रिव्यू करेंगे कि ये फिल्म क्यों डिफरेंट थी। लेकिन ये फिल्म लव स्टोरी जिसमें काफी ठीक ठाक एक्शन भी था और ट्रेजेडी भी थी। एक अकेला आदमी था जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा था, जो पाकिस्तान में फिल्म बना के दिखा रहा था कि इस तरह फिल्म बनाते हैं, जो जिसकी फिल्में कामयाब हो रही थी, लोग उसकी फिल्म देख रहे थे, उसके बावजूद भी लोगों ने सीखने की कोशिश नहीं की। सैयद नूर साहब जो थे पाकिस्तान में इतना बड़ा डायरेक्टर था, मैं अक्सर एक बात कहता था कि ये शख्स 40-50 लाख रुपए में ये धमाका करता है, अगर ये इंडिया में होता और वहां के बजट में फिल्म बनाता तो पता नहीं क्या तूफान कर देता। मुझे हसरत रहेगी कि कोई आदमी सैयद नूर को दिल खोल के 40-50 करोड़ रुपए दे और कहे कि जाओ फिल्म बनाओ। मैं समझता हूं कि अगर सैयद नूर को 50 करोड़ रुपए दिए जाएं, लोग शायद जेम्स कैमरॉन को भी भूल जाएं। शाहजी को पता था लिमिटेड बजट में, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरह से फिल्म को पेश किया जाता है। शाहजी को मास के दिमाग से खेलना आता था। शाहजी ने फिल्मों का स्टाइल चेंज किया, लेकिन उसके बावजूद वो उसी जोन में रहा। उसने शाहजी ने, सैयद नूर ने ये नहीं किया कि फिल्मों को इस तरह से कर दिया कि वो फिल्में जो है ना, फैमिलीज को बुलाने के लिए कुछ फिल्में इस तरह से हो जाएं कि वो बिल्कुल ही ड्रामा लगने लगे। वो मास को एंटरटेन भी कर रही थी, वो डिफरेंट भी थी, उनके
सॉन्ग्स भी डिफरेंट थे, उनके कॉस्ट्यूम्स भी डिफरेंट थे, उसमें कास्टिंग भी बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट होती थी। हर आदमी अपने कैरेक्टर के हिसाब से होता था, इस वजह से नहीं होता था कि ये पॉपुलर है या आजकल ये पॉपुलर है। शाहजी की फिल्म में हर फिल्म में कास्टिंग जो है, हर फिल्म की जो कास्ट है वो परफेक्ट होती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि शाहजी की तकरीबन सारी फिल्में ऐसी थी जो फैमिलीज के साथ बेधड़क देखी जा सकती थी। कोई नसीबो लाल के टाइप के गाने नहीं होते थे, कोई वाले उछल कूद वाले गाने नहीं होते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पंजाबी फिल्मों के बारे में लोग बातें बनाते हैं। शाहजी की फिल्मों के डांस अलग है, शाहजी की फिल्मों में डांस होता था लेकिन वो डांस अलग होते थे। शाहजी की फिल्मों के गाने अलग होते थे। शाहजी ने जब भी फिल्म बनाई है उसने ये सोच के बनाई है कि ये फिल्म मासेस के लिए है और ये फिल्म फैमिलीज के लिए है। पाकिस्तान की मासेस, पाकिस्तान की फैमिलीज क्या देखना चाहती है, शायद सैयद नूर से बेहतर यह गुर कोई नहीं जानता था। मालूम नहीं क्यों मजाजन के बाद सैयद नूर वो चमक दमक खो बैठा। मेरे ख्याल में मजाजन, मैंने जब आपको कहा मजाजन, क्योंकि मजाजन के फौरन बाद सन 2007 में पाकिस्तान में इंडियन फिल्में लगने लगी और जाहिर पाकिस्तानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर इवन के सैयद नूर भी इंडियन फिल्मों का मुकाबला नहीं कर सका। उसके बावजूद सैयद नूर ने 2010 में वोटी लेके जाऊंगा जैसी एक सुपर डुपर हिट फिल्म बना डाली थी। लेकिन बहरहाल शाहजी इंडियन फिल्मों का दौर आने के बाद शाहजी ने शायद दिल छोटा कर दिया या क्या हुआ, लेकिन उन्होंने फिल्में बनाना बंद कर दी। लेकिन आज भी मैं समझता हूं कि अगर कोई आदमी वाकई कोई आदमी है जो पाकिस्तानी सिनेमा को रिवाइव कर सकता है, जो फिल्म को अच्छा भी कर सकता है और मासेस को भी ला सकता है, इलीट को भी बुला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सैयद नूर है। अगर सैयद नूर से फिल्म डायरेक्ट नहीं कराई जा सकती या उसकी एज हो गई, तो कम से कम उसकी उसको अगर कंसल्टेंट के तौर पर रखा जाए। वैसे मुझे खुशी है कि मसूद भट्ट की जो शिकार आ रही है उसका स्क्रिप्ट जो है सैयद नूर ने लिखा है। अब देखते हैं शिकार क्या करती है। आप लोग, मैंने अब तक शिकार का जिक्र नहीं किया है। आज का ये जो व्लॉग था ये सैयद नूर की फिल्मोग्राफी पे नहीं था। आप लोग ये नहीं कहिएगा कि जनाब आपने फलानी फिल्म का जिक्र नहीं किया, आपने फलानी फिल्म का जिक्र नहीं किया। मैंने इसमें सिर्फ वो फिल्मों का जिक्र किया है जिसके जरिए सैयद नूर ने पाकिस्तानी फिल्म के स्टीरियोटाइप को तोड़ा और एक नए अंदाज की फिल्में बना के लोगों को बताया कि इस तरह की फिल्में बनाएंगे तो लोग आएंगे। आज का व्लॉग थोड़ा तवील हो गया है, लेकिन बहरहाल मुझे यकीन है कि आप लोगों को मजा आएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।